तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 चीफ की दावत। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, यहां से हम लोग गद्य पढ़ना चालू किए हैं। चैप्टर 1 से 8 तक हम लोग बहुत सारा कविता पढ़े थे। अब इससे पहले कि ये चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ाएंगे एक एक लाइन, सबसे पहले ये जो चैप्टर का समरी है, ठीक है, जो कहानी का सार है वो हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद कहानी का सार देखेंगे, फिर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक लाइन। ये वीडियो को अगर आप सिर्फ 2 बार देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा, अपने वर्ड्स में आप आंसर लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी कहानी चीफ की दावत। लेखक परिचय पहले जान लीजिए। भीष्म साहनी जी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। तत्पश्चात उसके बाद इन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा पास की, पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की। भीष्म साहनी एक कुशल कथाकार, विचारक एवं उपन्यासकार रहे हैं। आपने अनेक कहानियां और 3 उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने स्वातंत्रोत्तर भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नेताओं की अवसरवादिता पर तीव्र कटाक्ष किया है। भीष्म साहनी की रचनाएं प्रमुख कहानी संग्रह भटकती राख है, भाग्य रेखा, पहला पाठ आदि हैं। उपन्यास झरोखे, कड़ियां, तमस। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में विचारात्मक लेख भी छपे हैं। इन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का अनेक वर्षों तक संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में भटकती राख, चीफ की दावत, खून का रिश्ता, कटे घर, दिव्या, सिर का सदका आदि हैं। आइए हम लोग चीफ की दावत जो कहानी है उसका समरी देखते हैं, सार देखते हैं, फिर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक सामाजिक एवं पारिवारिक कहानी है। चीफ की दावत का प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। कहानी के अनुसार मिस्टर श्यामनाथ अपनी मां और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जिनके यहां उनके चीफ एवं कुछ मित्र दावत पर आने वाले हैं। श्यामनाथ और उसकी पत्नी दावत की पूरी तैयारी में लग जाते हैं और घर की व्यवस्था ठीक कर शाम 5 बजे तक पूरी तैयारी कर लेते हैं। तभी श्यामनाथ को ध्यान आता है कि बूढ़ी अनपढ़ मां को सबके बीच कैसे लाया जा सकता है, जिसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर में बंद करके रखा है। उसकी पत्नी श्यामनाथ को मां को सहेली के घर भेज देने को कहती है, लेकिन श्यामनाथ को यह सुझाव पसंद नहीं आता। वे निर्णय लेते हैं कि मां को जल्दी भोजन करवाकर कमरे में सुला दिया जाएगा और कमरे में ताला लगा दिया जाएगा। इसी समस्या को लेकर दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी श्यामनाथ मां की कोठरी देख वहां जाते हैं, जिसका दरवाजा बरामदे में खुलता था। श्यामनाथ मां के पास जाकर उन्हें आदेश देता है कि वे आज जल्दी खाना खा लें, क्योंकि मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। तब तक वे अपना सारा काम निपटा लें। जब तक हम लोग बैठक में होंगे तब तक तुम बरामदे में बैठना और उसके बाद घूसल खाने के रास्ते अपने कमरे में चले जाना। मां अबाक रहकर सब कुछ सुनती रहती है। साथ ही आदेश दिया गया कि वे जोर से खर्राटे न मारे। यह सुन मां लज्जित हो जाती है। श्यामनाथ पूरा इंतजाम तो कर देता है, लेकिन फिर भी उसे चिंता सताती रहती है। अंततः वह निर्णय लेकर एक कुर्सी को बरामदे से कोठरी के बाहर रखते हुए मां को उस पर बिठा देता है
और उसे कहता है कि आप अपना पांव न घुमाना और न ही खड़ाऊ पहनना। घर का सारा संचालन तो उनके ही हाथ में है, अतः माँ के संबंध में भी उचित व्यवस्था कर वह माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनाता है, तथा जब चूड़ियां पहनने की बात कहता है तो माँ कहती है कि सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए थे। यह सुन श्यामनाथ तुनक कर माँ को उल्टा जवाब देता है तथा खर्चे से दुगुना देने की बात कहता है। इससे उसकी माँ दुखी हो जाती है। सब नहा धोकर तैयार होते हैं। श्यामनाथ अपनी माँ से कहता है कि यदि मेरे चीफ तुमसे कुछ बात पूछे तो ठीक से उसका जवाब देना। आज की पार्टी से ही मेरी नौकरी आगे बढ़ सकेगी। माँ अपनी असमर्थता एवं अज्ञानता प्रकट करती है। माँ का मन चुपचाप अपनी विधवा सहेली के यहाँ जाने का था, लेकिन बेटे की बात वह टाल नहीं सकती थी। इसी कारण वह चुपचाप बैठी रहती है। श्यामनाथ की पार्टी अपने नियत समय पर शुरू हुई। पार्टी अच्छी चल रही थी तथा सभी को घर की सजावट और पार्टी का माहौल पसंद आ रहा था। चीफ का रौब दफ्तर के समान ही यहां भी विद्यमान था। इसी प्रकार 10 बज गए। सभी बैठक से उठकर खाना खाने के लिए बरामदे में पहुंचते हैं। तभी बरामदे में प्रवेश कर सभी श्यामनाथ की मां को कुर्सी पर खर्राटे मारते पाते हैं। यह देख श्यामनाथ मन ही मन क्रुद्ध हो उठता है, गुस्सा हो जाता है। तो दूसरी ओर चीफ के मुंह से धीरे से पुअर डियर निकल जाता है। मां हड़बड़ाकर बैठ जाती है और झट से सिर पर पल्ला रखे हुए खड़ी हो जाती है। मां को सोमनाथ कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। चीफ मुस्कुराते हुए खड़े होकर मां को नमस्ते कहते हैं। मां के हाथ से में माला होने के कारण वह ठीक से नमस्ते नहीं कर पाती। चीफ अपना सीधा हाथ मां के सामने बढ़ाते हैं, जिससे अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। मां हड़बड़ा जाती है। कुछ देर बाद वातावरण हल्का होने लगता है, क्योंकि साहब ने स्थिति संभाल ली थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेरी मां गांव में रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब मां की हाथ पकड़े हुए ही कहते हैं कि मुझे भी गांव के लोग बहुत पसंद है और तुम्हारी मां नाचना और गाना तो जानती ही होगी। चीफ की बात सुन श्यामनाथ मां पर दबाव डालते हुआ उसे गाना गाने को कहता है। पहले तो मां अपनी असमर्थता व्यक्त करती है, लेकिन बेटे का दबाव देख वह पुराने विवाह गीत की 3 पंक्तियां गाती है। यह गीत सुन बरामदा तालियों से गूंज जाता है। साहब तालियां पीटते रह जाते हैं। यह देख श्यामनाथ के चेहरे का क्रोध गर्व में बदल जाता है। तालियां थमने पर साहब पंजाब के गांवों की दस्तकारी के बारे में पूछते हैं। श्यामनाथ उन्हें गुड़ियों फुलकारियों के संबंध में बताता है। फुलकारी के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते ही श्यामनाथ अपनी मां से कोई पुरानी फुलकारी मंगवाता है। चीफ साहब को फुलकारी बहुत पसंद आती है। यह देख श्यामनाथ कहता है कि यह फटी पुरानी फुलकारी है, हम आपको नई फुलकारी बना देंगे। मां अपनी कमजोर नजर का हवाला देकर बनाने की असमर्थता प्रकट करती है, लेकिन तभी श्यामनाथ मां की बात काटकर मां द्वारा नई फुलकारी बनाने का वचन दे देता है। कुछ देर बाद मां चुपचाप अपनी नजर हटाकर वहां से अपने कमरे में आ जाती है। मां अपनी कोठरी में आकर रोने लगती है। वे बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार आधी रात हो जाती है। सभी मेहमान चले गए थे। घर के वातावरण का तनाव ढीला पड़ चुका था। तभी श्यामनाथ मां के पास आता है।
माँ डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है। उसे बेटे से डर लगने लगता है। वह कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आता है और माँ को गले लगाकर कहता है कि तुमने ऐसा रंग जमाया कि साहब बहुत खुश हो गए। उनके खुश होने से मेरी नौकरी में तरक्की पक्की है। माँ श्यामनाथ से कहती है कि वह उसे हरिद्वार छोड़ आए ताकि तुम पति पत्नी आराम से रह सको और वह भी अपने ढंग से जीवन जी सके। लेकिन श्यामनाथ अपनी नौकरी का वास्ता देकर कहता है कि तुमने यदि फुलकारी नहीं बनाई तो उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह सुन उसकी माँ तुरंत बोली कि यदि ऐसा है तो वह फुलकारी अवश्य तैयार करेगी। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती रह जाती है, जबकि स्वार्थी बेटा अपने कमरे की ओर रुख करता है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो पूरा सार था कहानी, आपको हम समरी में बताए। अब पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप दावतों में शामिल हुए होंगे और घर पर भी दावतें आयोजित की होंगी। इनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। चीफ की दावत कहानी भी एक दावत की घटना पर आधारित है, जिसके माध्यम से नगरों में, शहरों में रह रहे मध्य वर्गीय परिवार में तेजी से उन्नति करने की लालसा, अवसरवादिता, स्वार्थ पूर्ति के लिए पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता को ताक पर रखने की प्रवृत्ति उजागर हुई है। आइए इस परिप्रेक्ष्य पर आधारित कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ें, आइए ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे? मध्य वर्गीय लोगों में पारिवारिक संस्कारों के विघटन का उल्लेख कर सकेंगे। लोगों में बढ़ रही स्वार्थपरता और अवसरवाद की प्रवृत्ति का उल्लेख कर सकेंगे आप। कहानी की प्रासंगिकता की पहचान कर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। कहानी के तत्वों के आधार पर पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। कहानी की विशेषताओं को अभिव्यक्त कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिले, क्वेश्चन आंसर्स मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, सॉल्व सैम्पल पेपर मिले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो ये जो नंबर दिया गया है 9051378712, इसमें आप हमें संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ दे दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मूल पाठ पढ़ेंगे। हम आपको समरी ऑलरेडी बता चुके हैं। मूल पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर लिख सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। घर में जब कोई दावत होती है तो बहुत काम रहता है, तो उस समय आदमी इतना बिजी हो जाता है कि वो पसीना तक नहीं पोंछ पाता है। कुछ मतलब एकदम हर तरफ काम रहता है। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी, पूरी होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ
श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाके शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खराटे लगाने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तो तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बस बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखती हुई माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। सुबीते से चल जाए मतलब ठीक से हो जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जानते तो हो मांस मछली बनी है तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी लिपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से यहाँ आ जाएं तो तुम घूसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधार आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी घुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली।
और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। खड़ाऊ एक तरह का चप्पल होता है, वो लकड़ी का बना होता है। ठीक है। मां चुप रही। कपड़े कौन सी पहनोगी मां? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज का हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मां, पहन के आओ तो जरा देखूं। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने लगी। यह मां का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया मां? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया है। नीरा लंडूरा तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपनी कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते ही एक बार फिर मां को हिदायत करते गए, मां, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उनसे कुछ पूछा तो वे क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मीम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां
कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों की हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसी उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौब में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरता पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। उसकी माँ सो चुकी थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं और बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर के पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जगी रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटे हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बाएं हाथ से ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी।
साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है, शर्म करती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रिच से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लज्जित आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरिया नी माए, हरिया नी भैणे, हरिया ते भागी हरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने फिर सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है। श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने से असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना देगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे ही हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने के देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांधा तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरा
दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया, माँ को गले लगा लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़ा दिन जिंदगी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। इकरार करना मतलब प्रॉमिस करना। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुंह हिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर शामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। ठीक है, ये पूरा कहानी आप पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स है। ये क्वेश्चन आंसर्स हम आपको नोट्स के फॉर्म में दे देंगे। आप हमें बस जो नंबर दिया गया है उसमें कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आइए समझें। चीफ की दावत कहानी के प्रमुख चरण। आप पढ़ चुके हैं कि शामनाथ के घर पर चीफ की दावत है।
यह पूरी कहानी इस अवसर पर घर के सभी सदस्यों के व्यवहार के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है। आइए अब कहानी की घटनाओं को जानते हैं। चीफ की दावत के लिए तैयारी जोरों से हो रही थी। उपयोगी सामान जैसे कुर्सियां, नैपकिन, फूल बरामदे में लाए गए। फालतू सामान छिपाए जाने लगे। मां को लेकर लोग चिंतित हो गए और विचार करने लगे कि मां का व्यवहार, पहनावा कैसा होगा। पार्टी के दौरान मेहमान जब भोजन के लिए उठे तब कुर्सी पर खर्राटे लेती मां को देखकर उनका उपहास उड़ाने लगे। मां को जबरन गाने के लिए और फुलकारी बनाने के लिए कहा गया, जिससे वे बहुत आहत थी। जब मां हरिद्वार जाने का अनुरोध करती है तो श्यामनाथ मना कर देता है। श्यामनाथ को मां से फुलकारी बनवानी है, इसलिए वह मां पर भावनात्मक दबाव बनाता है। मां बेटे की तरक्की होने और अफसर बनने के लोभ में फुलकारी बनाने पर राजी हो जाती है। आइए अब कहानी के तत्वों के आधार पर इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे। कथावस्तु, देश काल और वातावरण, चरित्र चित्रण, एग्जाम में ये चरित्र चित्रण आता है। संवाद योजना, भाषा एवं शैली, उद्देश्य। ठीक है, तो आइए एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कथावस्तु। चीफ की दावत कहानी की कथावस्तु 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। प्रथम भाग में श्यामनाथ के चीफ के लिए दावत की तैयारियां की जा रही हैं। सजावट का सामान सही जगह पर लगाया जा रहा है। शराब का भी प्रबंध किया गया है। अवांछनीय सामान छिपाया जा रहा है। ऐसे में श्यामनाथ और उनकी पत्नी को मां को लेकर मन में दुविधा है कि मां का क्या किया जाए। चूंकि बूढ़ी मां श्यामनाथ की जीवन शैली से मेल नहीं खाती, उसका होना श्यामनाथ को हीनता बोध से भरता है, इसलिए उसे छिपाए जाने के विकल्प खोजे जाने लगे। मां को सहेली के घर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इससे सहेली फिर से मां से मिलने आने लगेगी। जल्दी खाना खिलाकर कोठरी में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मां सोते हुए खर्राटे लेती है। अंततः समाधान निकाला गया और मां को ताकीद की गई कि वह कुर्सी पर सलीके से बैठी रहेगी। कहानी के दूसरे भाग में पार्टी के आयोजन का वर्णन है। श्यामनाथ के साहब को शराब पसंद आई और मेम साहब को घर की सजावट। चुटकुलों, कहानियों का सिलसिला चल रहा था। ड्रिंक्स का दौर रात 10:30 बजे तक चलता रहा। जब मेहमान खाना खाने बरामदे में आए तो देखा मां कुर्सी पर ज्यों की त्यों गहरे खर्राटे ले रही है। वह हड़बड़ाकर जग गई और चीफ के अभिवादन का सलीके से उत्तर नहीं दे पाई और सभी ने उसका उपहास उड़ाया। चीफ को खुश करने के लिए मां को जबरन गीत गाना पड़ा। सभी खुश हो गए। चीफ को और अधिक प्रभावित करने के उद्देश्य से श्यामनाथ मां की पुरानी फुलकारी दिखाता है और आश्वासन देता है कि वह मां से फुलकारी बनवाकर चीफ को भेंट करेगा। मां की नज़र कमज़ोर है। अपनी लाचारी और बेटे की संवेदनहीनता से आहत होकर मां अपनी कोठरी में आकर बहुत रोती है। आगे देखिए। कथा के तीसरे भाग में दावत खत्म हो जाने के बाद का वर्णन है। बेटे के निर्मम व्यवहार के कारण मां की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। घर का वातावरण यद्यपि शांत था, परंतु मां का हृदय व्यथित था।
श्यामनाथ ने माँ की कोठरी का दरवाजा खटखटाया तो माँ घबरा उठी कि उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। श्यामनाथ खुश होकर माँ को गले लगा लेता है। माँ खुद को हरिद्वार भेजने के लिए कहती है। इस पर श्यामनाथ क्रोधित हो जाता है और उसे लगता है कि माँ चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा और मेरी तरक्की कैसे होगी। वह माँ को कोसने लगता है। बेटे के व्यवहार से माँ दुखी है, लेकिन उसकी तरक्की की बात सुनकर वह फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देश काल और वातावरण। जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप उसकी पृष्ठभूमि और परिस्थिति को जानना चाहते हैं। आइए इस कहानी के देश काल एवं वातावरण को जानने का प्रयत्न करते हैं। चीफ की दावत तब लिखी गई थी जब भारत को स्वतंत्र हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ था। ग्रामों से नगरों की ओर पलायन हो रहा था। नवनिर्मित मध्य वर्ग उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तत्पर था। स्वतंत्र होने के बावजूद मानसिकता परतंत्र ही थी। नई पीढ़ी विदेशी जीवन शैली को अपनाने में लगी थी और अपने पारिवारिक मूल्यों को तिलांजलि देने लगी थी। विदेशी खान पान, रहन सहन, भाषा, भ्रष्टाचार ही मानो आधुनिकता के पर्याय बन चुके थे। कहानी में श्यामनाथ ने दावत का आयोजन किया था जिसमें अफसरों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित किया गया था। कहानी में दर्शाया गया है कि युवा पीढ़ी विदेशी जीवन शैली से काफी प्रभावित है और अपने घर की वृद्ध पीढ़ी को पालतू सामान की भांति छिपाना चाहती है। माँ की माला, खड़ाऊ आदि श्यामनाथ में हिज उत्पन्न करते हैं। इनमें मूल्यगत संस्कारों के प्रति कोई आग्रह नहीं है। आधुनिक कहलाने और तरक्की की चाह में अपने माँ बाप के सिखाए मूल्यों और संस्कारों को त्याग रही है और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगी है। ठीक है, आइए अब सबसे महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण देखते हैं। कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का दायित्व चरित्रों का होता है। ये चरित्र कहानी में वांछनीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस कहानी में 4 प्रमुख चरित्र हैं: माँ, श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी और चीफ। इनमें माँ और श्यामनाथ मुख्य चरित्र हैं और श्यामनाथ की पत्नी और चीफ गौण चरित्र। कहानी के केंद्र में श्यामनाथ और माँ है। श्यामनाथ की पत्नी और चीफ उचित समय पर कहानी में उपस्थित होते हैं और अपनी भूमिका निभाकर कहानी की मुख्य धारा से हट जाते हैं। आइए अब हम कहानी के इन पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं जानने का प्रयत्न करते हैं। श्यामनाथ के बारे में पहले जानते हैं। श्यामनाथ में आधुनिक बनने की अत्यधिक लालसा है, इसलिए उसे भी श्री श्यामनाथ न कहकर मिस्टर श्यामनाथ कहा गया है। चूंकि उसने अपने आर्थिक स्तर को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए वह खुद को आधुनिक दिखाने के लिए भी पूरी तरह से तत्पर है। घर का संचालन उसी के हाथ में है। खुटियां कमरों में कहाँ लगेगी, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहनेंगी आदि के बारे में उसका निर्णय ही प्रमुख है। वह चाटुकार अधिकारी है। कहानी का शीर्षक उसकी इस प्रवृत्ति का परिचायक है। वह मेहनत की अपेक्षा अपने चीफ को दावत पर आमंत्रित कर महंगी शराब पिलाकर तरक्की पाना चाहता है। चीफ की खुशामद करने में वह अपने संस्कार तक भूल जाता है। श्यामनाथ एक संवेदनहीन और शुष्क व्यक्ति है। वह भूल जाता है कि जिस माँ ने उसे
अपने गहने बेचकर इतनी कठिनाइयां उठाकर पाला है, उस ममतामयी मां के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत शुष्क है। वह फालतू सामान की भांति मां को भी इसी डर से कहीं छिपाना चाहता है कि कहीं उसकी छवि खराब न हो जाए। उसे मां की सहेली पसंद नहीं, मां की वेशभूषा पसंद नहीं, मां का बैठने का तरीका पसंद नहीं। उसे चिंता है कि अगर वह खर्राटे लेने लगेगी तो उसे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी होगी। उसे मां के नंगे पांव घूमने से और खड़ाऊ पहनने से भी परेशानी है। वह आधुनिक, सभ्य और शिष्ट होने का दिखावा करने के साथ साथ अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करता है। इसलिए वह मां से पूछता है कि सोने की चूड़ियां कहाँ हैं और वह उन्हें पहन ले ताकि चीफ व अन्य मेहमानों को उसकी समृद्धि का आभास मिले। श्यामनाथ पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। श्यामनाथ का मां के प्रति व्यवहार असंवेदनशील है। मां उसकी प्रतिक्रिया से भयभीत रहती है। घर में मां असहज रहती है। वह अपनी सुविधा के लिए मां के किसी से मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और उत्तरदायित्व का भी अनुभव नहीं करता। मां से छुटकारा पाना चाहता है और पत्नी पर खीज निकालते हुए कहता है, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। पत्नी के उत्तर देने पर श्यामनाथ चुप रहा, क्योंकि उसके अनुसार यह मौका बहस का न था। मां ने गहने बेचकर उसे पढ़ाया, उसे इस त्याग का कोई एहसास नहीं है। वह मां के प्रति अमानवीय व्यवहार रखता है। मां को आदर सम्मान की अपेक्षा श्यामनाथ से सिर्फ हुक्म मिलते हैं। मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। मां क्या पहनेगी, कैसे बैठेगी, क्या बोलेगी, क्या नहीं करेगी, इस बारे में लगातार श्यामनाथ आदेश देता है। इससे पता चलता है उसमें मानवीय संस्कार और भावनाएं लुप्त हो गई हैं, खो गई हैं। आइए अब मां के बारे में जानते हैं। श्यामनाथ की मां इस कहानी का मुख्य चरित्र है। वह छोटे कद काठी की वृद्ध महिला है। आंखें धुंधली हैं और सिर के आधे बाल झड़ गए हैं। चीफ की दावत, घर का पालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा, तब श्यामनाथ के सामने एक समस्या आ गई कि मां का क्या होगा। मां शुद्ध शाकाहारी धार्मिक महिला है। मां घरेलू कामों में हाथ नहीं बटा पाती, इसलिए उसे कोई नहीं पूछता। जब घर में मांस मच्छी बनता है तब वह भोजन नहीं करती। उसकी इस आदत का सम्मान नहीं होता। दुर्भाग्यवश माला जपने वाली, खड़ाऊ पहनने वाली मां लज्जा का कारण बन जाती है। वह श्यामनाथ का हर उचित अनुचित आदेश मानती है, चाहे जल्दी न सोने का हो, कुर्सी पर बैठने का तरीका हो, कपड़े पहनने का हो, चीफ के अभिवादन का हो या गीत गाने का हो। इसके साथ ही क्षीण आंखों, कांपते हाथों से बेटे की तरक्की के लिए फुलकारी बनाने का हो, वह सब मान जाती है। आगे देखिए। मां ममतामयी महिला है। मां ने श्यामनाथ को जन्म दिया, ममता से, स्नेह से उसे पाला, उसकी शिक्षा एवं रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्न किए और अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। अपने गहने तक बेच डाले ताकि श्यामनाथ का सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ा सके। लेकिन उसे सब उपकारों के विपरीत पुत्र की कृतज्ञता ही मिलती है। बेटे के रूखे अमानवीय व्यवहार से निरंतर दुखी रहने वाली मां अपने पुत्र को चिरायु होने और तरक्की पाने की कामना करती है। पुत्र जब चीफ के लिए फुलकारी बनाने के लिए कहता है तो वह सब भूलकर फुलकारी बनाने के लिए तुरंत
तैयार हो जाती है। आगे देखिए, संवाद योजना। कहानी में संवाद योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे कहानी में रोचकता और प्रभावशीलता बनी रहती है और घटनाओं का क्रम आगे बढ़ता है। इस पृष्ठभूमि में यदि चीफ की दावत कहानी के संवादों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि इस कहानी के संवाद इसके मुख्य उद्देश्य को उद्घाटित करते हैं। चीफ की दावत कहानी के में मध्य वर्ग में पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा, आधुनिकता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति और स्वार्थी व्यवहार को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता से अंकित किया है। कहानी के संक्षिप्त संवादों से पात्रों की मनस्थितियां दर्शाई गई हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। कहानी का पहला संवाद ही इसके मूल बिंदु पर ला खड़ा करता है, जब श्यामनाथ अंग्रेजी में अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ का क्या होगा। अपनी झूठी प्रदर्शन प्रियता के कारण आधुनिक पार्टी में फीमेल सी लग रही माँ को कहाँ छुपाएं, यह समस्या है। इससे आगे पति पत्नी के संवाद माँ की करुण स्थिति का चित्र खींचने में पूर्णतः सक्षम है। इसी तरह यह संवाद देखिए, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते तो हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम को जल्दी निपटा लेना। इसी तरह कहानी के अनेक संवादों में श्यामनाथ के चारित्रिक अवगुण प्रकट होते हैं। माँ की लाचारी, करुण स्थिति, उसके बलिदानों के प्रति श्यामनाथ की कृतज्ञता साफ झलकती है। चीफ की दावत कहानी के संवादों की प्रमुख विशेषता है संक्षिप्तता। संवाद छोटे छोटे हैं और यही कारण है कि अपेक्षित प्रभाव डालने में पूर्णतः सक्षम है। आगे देखिए, उद्देश्य। प्रत्येक लेखक की रचना के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। भीष्म साहनी भी इस कहानी के माध्यम से पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि मध्य वर्गीय लोग स्वार्थपरता, दिखावटीपन, अर्थ लोलुपता को अपना रहे हैं। वे अपने माँ बाप के बलिदान के प्रति कृतज्ञ हैं और जहाँ भी अवसर मिलता है यह पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का उपयोग करने में, शोषण करने में हिचकिचाती नहीं है। पारिवारिक मूल्यों को दरकिनार करती हुई यह पीढ़ी आत्म प्रेम से ग्रस्त है। इसमें पुरानी पीढ़ी के प्रति कर्तव्य बोध लुप्त है। इसका लक्ष्य केवल निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करना है। इस कहानी के एक महत्वपूर्ण संदेश की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। वह यह है कि श्यामनाथ उसे छिपा रहा है जो दिखाया जाना चाहिए। माँ फुलकारी बनाना जानती है, जो भारतीय कलाओं में एक है। इस तरह से वह भारतीयों की असीमता का रूप है। हीनता भूत के कारण श्यामनाथ इसकी उपेक्षा करता है, जबकि इसे चीफ पहचान रहा है। आगे देखिए, भाषा एवं शैली। कहानी की भाषा पात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर के अनुकूल है। मुख्य रूप से इसमें नगरीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। साथ ही अंग्रेजी और उर्दू शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू शब्दों तथा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्द मुकम्मल, इंतज़ाम, फालतू, बेशक, और अंग्रेजी शब्द नैपकिन, मिस्टर, ड्रेसिंग गाउन, सिगरेट, तद्भव लड़खड़ाना, बरसात आदि। इसी तरह श्यामनाथ को भी
श्रीमान न कहकर मिस्टर कहा गया है, जो श्यामनाथ की तथा कथित आधुनिकता के प्रति लालसा को दर्शाता है। माँ उसे उस पुरानी पीढ़ी की प्रतीक है जिसने अगली पीढ़ी की शिक्षा और रोजगार के लिए हर तरह से त्याग किया, परंतु पारिवारिक मूल्यों को स्थानांतरित नहीं कर पाई। इसी तरह श्यामनाथ मध्य वर्ग के उस पीढ़ी का प्रतीक है जो आधुनिक बनने और तरक्की पाने के लिए अपनी परंपराओं, पारिवारिक मूल्यों को तिलांजलि देने से भी पीछे नहीं हटती। इस प्रकार चीफ की दावत कहानी की भाषा शैली, कहानी की कथा की विश्वसनीयता, पात्रों के चरित्र और कहानी के उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने में पूर्णतः सफल हुई है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है, अगर आपको ये सब चाहिए तो हम जो नंबर दिया गया है, ठीक है, 9051378712, इसमें मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आइए अब योग्यता विस्तार देखते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाते हैं, अगर आपको पता रहता है कि लेखक कौन थे, उनका विचारधारा क्या था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये भीष्म साहनी जी का फोटो रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए लेखक परिचय देखते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म रावलपिंडी में सन 1915 में हुआ। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में कार्य किया। बाद में वे दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर हुए। उन्होंने पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था। भीष्म साहनी को प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे सदैव मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। उनकी कहानियों में मध्य वर्ग के द्वंद्व हैं, तो निम्न वर्ग की संघर्षशीलता भी प्रखरता से अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने मुख्य रूप से उपन्यासों, कहानियों और नाटकों की रचना की। उनके सर्वाधिक चर्चित उपन्यास तमस पर 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनके अन्य उपन्यास झरोखें, मायादास की माड़ी आदि प्रमुख हैं। तमस हिंसा और घृणा से उत्पन्न सांप्रदायिकता की भयावहता और देश के विभाजन के समय मृत्यु और विनाश का करुण चित्र खींचती है। उन्हें 1975 ईस्वी में एफ्रो एशिया लेखकों के संघ द्वारा लोटस अवार्ड दिया गया। सन 1983 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सन 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे चैप्टर वाइज क्लासेस दिए जाएं, क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सॉल्व सैम्पल पेपर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए, तो हमारे जो नंबर है 9051378712, आप हमें इसमें कांटेक्ट कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है,